Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, If you ma'am. have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. किसी को कोई दिक्कत नहीं है कल की पढ़ाई टॉपिक में आगे बढ़े? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So today we have to start 2.2. What did liberal nationalism stand for? Liberal nationalism जो है वो क्या है और किस चीज के लिए ये स्टैंड आउट करता है, ठीक है? ओके, तो ये जो आइडिया था नेशनल यूनिटी का, ठीक है, कि पूरे देश को हमें पूरी सारी जगह को हमें प्रॉपरली यूनाइट करना है, वो वाली चीज जो थी वो शुरुआत में ही 19वीं सेंचुरी पे शुरू हो गई थी, ठीक है? वहां पर सबकी एक आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, जिसको लेकर के सारे लोग अग्री कर रहे थे, ठीक है? तो ये जो वर्ड है लिबरलिज्म, वो कहाँ से निकला है, क्या इसका रूट वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड, और फिर ये कौन सी क्लास के लोग जो हैं उस चीज को मांग कर रहे थे उसकी, और किस किस तरीके से मांग कर रहे थे, पॉलिटिकल सेक्टर में या इकोनॉमिक सेक्टर में, किस तरीके से वो लोग डिमांड कर रहे थे, इसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. जो ये आइडिया था नेशनल यूनिटी का अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप के अंदर, ये टोटली जुड़ा हुआ था जो लिबरलिज्म वाली विचारधारा है उसको लेकर के। अब लिबरलिज्म क्या होता है? द टर्म लिबरलिज्म derives from the Latin root liber meaning free. अब ये शब्द जो है लिबर वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है फ्री। For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. अब जो मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है, जो वर्किंग क्लास के लोग थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे इसकी, और उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि हर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को भी फ्रीडम मिले और साथ ही साथ सबको इक्वली ट्रीट किया जाए कानून के सामने, ठीक है? इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। Politically, it emphasized the concept of government by consent. अब क्या था यहाँ पर? Basically, अब इन्होंने जो पॉलिटिकल फील्ड के हिसाब से लिबरलिज्म मांगा है, यानी कि जो ये फ्री विल मांगी थी, ठीक है, पॉलिटिकली यानी राजनीतिक, उस पर उनका मतलब ये था कि यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है सरकार का, ठीक है, सरकार की सहमति से उनको चीजें करने को मिले, यानी कि राजनीतिक तौर पे जो भी वो चीज डिमांड कर रहे हैं वो उनको सरकार अपने आप से प्रॉपरली दे, उनको लड़ना नहीं पड़े किसी चीज के लिए। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. अब इनका जो प्रॉपर मीनिंग है सरकार किस चीज में सहमति दे, उसके बारे में बताया गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म जो है वो किस चीज के लिए स्टैंड आउट कर रहा था कि भाई ऑटोक्रेसी जो है वो खत्म करो, और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस स्पेशली उस समय में जो चर्च में काम करने वाले लोग हुआ करते थे उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे, उस चीज की ये डिमांड कर रहे थे कि इनकी ये जो इनको प्रिविलेज और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो चीज हटनी चाहिए। ऑटोक्रेसी तो हटनी चाहिए, साथ साथ क्लरिकल प्रिविलेजेस जो है वो भी हटने चाहिए। फिर वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, जहां पर इनकी जो गवर्नमेंट है वो चुनी जाए और वो पार्लियामेंट के तहत चुनी जाए, यानी कि लोगों के वोट के अनुसार जो है उसको उसका चुनाव हो। तो ये सारी इन्होंने डिमांड रखी थी लिबरलिज्म इन अ पॉलिटिकल वे, यानी कि पॉलिटिकली ये जो चीजें डिमांड कर रहे थे उसके अंदर आपने ये सारे क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबरलिज्म जो है वो पॉलिटिकली किस हिसाब से मांग रहे थे, तब आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि वो लोग ये मांग रहे थे कि भाई ऑटोक्रेसी खत्म हो, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो, साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और सरकार जो है वो पार्लियामेंट के तहत चुनी जाए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. Okay. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. अब साथ ही साथ इन्होंने एक और पॉइंट रखा है कि जब ये लिबरलिज्म वाली चीज चल रही थी 19th सेंचुरी के अंदर, तो जितने भी लिबरल्स थे, यानी जो ये डिमांड कर रहे थे लिबरलिज्म, उनके लिए बोला जाता है लिबरल्स, ठीक है? वो लोग इस चीज पर भी ध्यान दे रहे थे कि भाई किसी की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको उस कोई उससे छीने नहीं उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई उसका आकर के कब्जा नहीं कर ले, इस तरह का भी एक कानून होना चाहिए, ठीक है, जिससे कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हर्ट ना करे, ठीक है?
ये चीज भी इन्होंने डिमांड करी थी। तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको बताया गया पहले लिबरलिज्म क्या है और इसका रूट वर्ड क्या है, ये कहाँ से निकला है। देन आपको बताया गया ये लोग किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं इंडिविजुअल और इक्वालिटी को लेकर के कानून के सामने। फिर पॉलिटिकली एस्पेक्ट से बताया गया है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्या क्या ये चीजें डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. अब suffrage क्या होता है उसका आपको साथ में एक बॉक्स दे रखा है, यानी कि राइट टू वोट। अब इक्वालिटी ये जो कानून के सामने मांग रहे थे उसके अंदर ये बेसिक सफरेज वर्ड जो है, सफरेज, ये नहीं इन्वॉल्व था कि आपको हक मिले वोट करने का। You will recall that in the revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। इस चीज को ध्यान से समझेंगे आप कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस के अंदर क्या हुआ था उस समय में। आपको याद करना है कि भाई वहां पे जो पहले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर के, वहां पे राइट टू वोट वाली जो चीज थी, यानी वोट करने का हक और इलेक्ट करने का हक जो था, वो बेसिकली उन्हीं लोगों के पास में था जिनके पास में बहुत अच्छी जमीन जायदाद थी। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. जो men जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और women, उनको हटा दिया गया था पॉलिटिकल राइट्स देने से, यानी कि उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे। तो हालांकि ये डिमांड कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट स्टिल दे आर नॉट गिविंग दैट यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, कि इन्होंने कानून के सामने सबको इक्वली ट्रीट किया जाए वो तो डिमांड कर दी, लेकिन उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं किया कि आपको वोट करने का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। वोट करने का हक जो है सिंपली उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास में जमीन जायदाद है, और मैन जिनके पास में जमीन जायदाद नहीं है उनको, और विमेन, उनका तो कोई जमीन जायदाद से लिंक जुड़ा हुआ भी नहीं है, सिंपली विमेन है तो फिर उनको हक ही नहीं है। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. कुछ समय के लिए जो जैकोबिन्स क्लब बना था उसके अंदर सारे मेल्स जो थे उनको ये हक दिया गया था, लेकिन एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. अब जब नेपोलियनिक कोड जब आया था तब उसमें क्या किया था उन लोगों ने, नेपोलियन जब आया था उसने अपने अलग तौर तरीके जब चालू करे थे और नया कोड इंट्रोड्यूस किया था, तब उसने सफरेज वाली चीज जो है दी थी। ठीक है, लेकिन वो काफी कम लोगों को दी थी। साथ ही साथ उसने विमेन का जो स्टेटस था वो माइनर कैटेगरी तक के लिए दे दिया था, माइनर कैटेगरी वाली चीज दे दी थी विमेन को, और साथ ही साथ उनको लिंक कर दिया गया था कि वो फादर्स और हस्बैंड से रिलेटेड है। उनके ऊपर जो भी हक होगा वो फादर्स या हस्बैंड का होगा। अगर कोई किसी की बेटी है तो उसके पिताजी का हक उस पर है, और अगर कोई किसी की वाइफ है तो उसके पति का उस पर हक है। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. अब 19th सेंचुरी हो या शुरुआती 20th सेंचुरी हो, उसमें दोनों ही लोग, जो विमेन और साथ ही साथ जो मेन है जिनके पास पर प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने दोनों ने मिलकर के कई सारे मूवमेंट्स चलाए हैं जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी प्रॉपर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि उनको वो नहीं दिए जा रहे थे। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Then you don't have to sing it. गाना गाने की जरूरत नहीं है. So you can simply answer that. Okay. Okay, Then ma'am. we third paragraph. अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्या उन्होंने लिबरलिज्म डिमांड किया है, अब सेकंड उसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक स्फीयर से देखा जाएगा कि लिबरलिज्म जो है बेसिकली किस चीज को लेकर के वो इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर डिमांड कर रहे थे लिबरलिज्म की। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capitals. अब आर्थिक उसमें देखा जाए तो लिबरलिज्म बेसिकली वो डिमांड कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी कि मार्केट लगाना या मार्केट के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से हटाए जाए। जो स्टेट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी कि गुड्स और कैपिटल्स पे जो टैक्सेशन लगाया जा रहा था या जो कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही थी, वो सारी चीजें हटनी चाहिए। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets
and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. Goods और capital money जो होता है उसके movement पर जो restrictions लगी हुई थी, रोक लगी हुई थी, वो हटानी थी, उसकी डिमांड कर रहे थे ये लोग. During the 19th century, this was a strong demand for the emerging middle classes. अब 19th सेंचुरी के दौरान ही ये डिमांड जो है उन लोगों से उठ रही थी जो बेसिकली मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनका अधिकतर, जिसके अंदर बिजनेसमैन और ये सारी कैटेगरी वाले जो लोग थे जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या गुड्स और कैपिटल अमाउंट को सप्लाई कर रहे हैं या बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सारी क्लासेस जो थी वो बेसिकली मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ रही थी और वही लोग इस चीज की डिमांड कर रहे थे. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे? एक German-speaking regions जो है, यानी कि 19th century के first half में, यानी कि 1800 से 1850 जो है उसको बोला जाएगा first half. उसके अंदर जर्मन बोलने वाले जो रीजन्स थे जहाँ पे जर्मनी बोली जाती थी उसको लेकर के Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. अब क्या हुआ था, जर्मन बोलने वाले जो रीजन्स थे बेसिकली वहां पर उन लोगों ने क्या किया था, जो नेपोलियन आया था वहां पर पहले छोटी छोटी कई सारी प्रिंसिपैलिटीज थी, यानी कि कई सारे अलग अलग रीजन्स थे, उसको लेकर के उसने साथ में इकट्ठा करके वहां पे प्रॉपर 39 स्टेट्स जो है वो बना दी थी, वो एक संघ सा उन्होंने बना दिया था. ठीक है. Each of these possess its own currency and weights and measures. और शुरुआत की बात हो रही है यहाँ पे जब उसने यूनिवर्सल वो वेट और मेजर्स किए थे वो अलग टाइम पे किए थे. तो बेसिकली यहाँ पे जब ये शुरुआती फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में यहाँ पे इन्होंने 39 प्रिंसिपैलिटीज बनाई अलग अलग, और उसके साथ में ही हर एक की अलग करेंसी, अलग वेट और अलग मेजर्स जो है वो उन्होंने वहां पे सेट कर दिए थे. यानी कि 39 स्टेट्स में 39 करेंसी अलग, हर एक स्टेट की अलग करेंसी, अलग वेट और अलग मेजर्स. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of about 5% of at each one of them. अब क्या हुआ, एक मर्चेंट जो है वो ट्रेवल कर रहे थे 1833 के अंदर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग. ठीक है, उनको अपने सामान को बेचना था. अब उनको सामान बेचने के लिए 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ा, यानी कि 11 कस्टम ड्यूटीज जो है उनको क्रॉस करनी पड़ी. साथ ही साथ उनको कस्टम ड्यूटी जो है वो कितनी देनी पड़ रही थी, हर एक जगह पे उनको 5% वो देनी पड़ रही थी. यानी कि अब अगर अपने राजस्थान के अंदर कोई चीज आ रही है तो अजमेर आते आते वो जितनी भी सिटीज से पास ऑन होगी तो वहां पर. नंदिनी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? Please don't unmute yourself until and unless I ask you to do that. Okay, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी अपने इंडिया से रिलेटेड, अजमेर से रिलेटेड, अगर अजमेर में कोई चीज पहुंचनी है तो उसको हर जगह पे जिस भी एक प्रॉपर राजस्थान में एंटर हो वहां पे उसकी एक उस पर टैक्स मांगा जाए तो वो समझ में आता है. लेकिन राजस्थान के अंदर ही वो हर अगर सिटी में से पास ऑन हो रहा है तो वहां पे अलग 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 अमाउंट में टैक्स लगेगा. तो वो क्या फायदा होगा बेचने वाले को और क्या उसकी प्राइस वो सेट करेगा, वो सब बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है. उसी तरीके से यहाँ पर भी एक मर्चेंट जो ट्रेवल कर रहे थे हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग, उनको 11 कस्टम बैरियर्स पास करने पड़े और हर जगह पर उनको 5% ड्यूटी उस पर देनी पड़ी, टैक्स उस पर देना पड़ा. ड्यूटीज वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजर ऑफ द गुड्स. अब यहाँ पर ये जो ड्यूटीज लगाते थे ये अपने अपने हिसाब से उसका वेट लेकर के और मेजर करके लगाते थे जो भी सामान वो बेच रहे हैं. As each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. अब क्योंकि हर एक रीजन की अपना सिस्टम था वेट्स और मेजर का, तो जितना भी ये कैलकुलेशन की जाती थी कस्टम ड्यूटीज की, ठीक है, टैक्स की, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी. हर जगह पे रुके, हर जगह पे अलग अलग हिसाब से वो मेजर करे, वेट करे, उसका वेट ले उसका और फिर उस हिसाब से उसके ऊपर वो टैक्स लगाए. तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो गया था. The measure of cloth, for example, was the elli, which in each region stood for a different length. अब एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि यानी कि कपड़े को अगर नापा जाए तो उसका उन्होंने यूनिट क्या रखा था, एली.
एली एज एन यूनिट रख रखा था और हर रीजन के अंदर एक डिफरेंट लेंथ में जो है वो नाप करके काटते थे. An alley of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter and Freiburg in 53.5 centimeter. अब यानी कि इन्होंने जो एक एली जो स्टैंडर्ड वो मार्क कर रखा था उसके अंदर ही हर एक जगह का अलग अलग हिसाब था. फ्रैंकफर्ट में आपको एक एली के अंदर 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिल रहा है, मेंस के अंदर 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग के अंदर 65.6 सेंटीमीटर और फ्रेबर्ग के अंदर 53.5 सेंटीमीटर. समझ में आया किस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे? Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत? Configuration. महासंघ कई सारे छोटी छोटी जगहों को मिला करके जो एक ग्रुप बनाया जाता है उसको बोला जाता है कॉन्फेडरेशन. Thank you, ma'am. Okay. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. अब इस तरह की जितनी भी कंडीशंस ये भी हमने ऊपर पढ़ी डिस्कस करी, ये एक तरीके से इकोनॉमिक एक्सचेंज के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या थी, एक ऑब्स्टिकल, एक बाधा की तरह थी, एक प्रॉब्लम की तरह थी. और यहाँ पर जो न्यू कमर्शियल क्लासेस इमर्ज हो रही थी उनकी ग्रोथ में ये एक तरीके से रुकावट बन रही थी. यानी कि जो मिडिल क्लास नया इमर्ज हो रहा था वो उनके ग्रोथ के अंदर ये सब चीजें हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. Who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. अब यही जो न्यू कमर्शियल क्लासेस यानी मिडिल क्लासेस जो इमर्ज हो रही थी यही डिमांड कर रही थी कि यहाँ पर एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बननी चाहिए जिसके अंदर इस तरह का मूवमेंट जो है बिना रुकावट के हो सके, भले ही वो गुड्स हो, लोग हो या कैपिटल अमाउंट हो, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, उन पर इस तरह की प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स जो है वो नहीं लगाई जाए. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states. अब यहाँ पर 1834 के अंदर ही कस्टम यूनियन ने, जिसको बोला जाता है ज़ोलोवेरीन, उन्होंने एक तरीके से शुरुआत करी, प्रूशिया ने शुरुआत करी इस तरह के कस्टम यूनियन की, जिसके बाद में उसके प्रूशिया के साथ में बाकी जर्मन स्टेट भी उसमें जुड़ गए. अब ये जो यूनियन था इन्होंने सबसे पहले क्या काम करा, जो ज़ोलोवेरीन एक तरीके से यूनियन बनाया गया था उनका काम था उन्होंने सबसे पहले टैरिफ बैरियर्स हटाए. ठीक है, जो करेंसीज थी अलग अलग उनको अबॉलिश किया, प्रॉपर्ली हटाया, काफी कम कर दिया अमाउंट में. The union abolished the tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. यानी कि 30 थी तो उससे हटा करके उन्होंने सिर्फ 2 कर दी. यूनियन ने सबसे पहले, यानी ज़ोलोवेरीन, आपसे पूछा जाएगा कि ज़ोलोवेरीन ने क्या काम किया है तो आपने लिखना है कि ये एक यूनियन थी जो प्रूशिया के द्वारा बनाई गई थी. ठीक है, स्टार्ट प्रूशिया ने करी थी, बाद में जर्मन स्टेट्स उसके साथ में जुड़ गए. सबसे पहले इन्होंने टैरिफ बैरियर्स हटाए, अबॉलिश करे, जो ये कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेशन जो लगता था उसको हटाया, और नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2 रिड्यूस करी. कितनी करेंसीज जो हुआ करती थी, 30 करेंसी जो अलग अलग जगह की थी उसको हटा के सिर्फ 2 कर दिया. The creation of a network of railways further stimulated mobility and harnessing economic interest to national unification. आगे जाकर के यहाँ पर इन्होंने रेलवे स्टार्ट करी जिससे आसानी से एक जगह से चीजें जो है वो मूव कर पाए और एक प्रॉपर तरीके से नेशनल यूनिफिकेशन हो, यानी पूरे देश को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ सको. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. अब ये जो लहर उठी थी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, यानी इकोनॉमिक देशभक्ति की, यानी आर्थिक देशभक्ति की, उससे बहुत जोर मिला. ये जो पूरा सेंटिमेंट्स थे नेशनलिज्म को लेकर के ऑल ओवर यूरोप के अंदर, उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला था इस समय में. थर्ड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Everything is No, clear? ma'am. Okay. अब हम पढ़ेंगे 2.3 a new conservatism after 1850. अब कंजर्वेटिज्म क्या था?
अब ऑब्वियस सी बात है, जब मिडिल क्लास लोग जो हैं वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फेवर में चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इनके ऊपर हार्श कंडीशंस इम्प्लीमेंटेड थी या इम्पोज थी, इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे मोनार्क्स थे या जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे, ऑटोक्रेट से, उनको भी तो ये सब चीजें जो है वो भी तो कोशिश करेंगे ना कि वापस से उनका सारी चीजें वापस लाई जाएं और वो वापस से अपनी स्टैब्लिश करें सारी चीजें। और ये जो नया नेपोलियन आया था इसको हटाएं और उस तरीके से वापस से अपनी पुरानी जो हुकूमत है उसको वापस से स्टार्ट करें, रीस्टोर करें। तो उन्होंने भी कुछ मेजर्स लिए, उन्होंने भी पूरी कोशिश करी कि किसी ना किसी तरीके से ये हो पाए। और उन्होंने इसके लिए क्या किया था, 4 देश थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, उन्होंने चारों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था। ठीक है, नेपोलियन को हरा दिया तो नेपोलियन के द्वारा जो भी चीजें लगाई हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लाए हुए थे, उनको पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करी, कुछ हिस्सा उसका लिया और नई चीजों के साथ में उनको इम्प्लीमेंट करा, जिससे इनकी वापस से जो चीजें जो थी वो प्रिजर्व हो सके। जो इनका ट्रेडिशन था, जो इनका फिलॉसफी थी इनकी, वो वापस से स्टेब्लिश की जाए। जो इनके इंस्टीट्यूशंस थे, इनके कस्टम्स थे, उनको धीरे धीरे वापस से स्टेब्लिश किया जाए। कुछ चीजों के साथ उन्होंने अपना मिक्स किया उन चीजों को जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही थी उसके साथ में, लेकिन अपनी जो इनकी पार है वो वापस से बनी रहे, उसके साथ में लेकर के ये चले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब जो है वो समझ लेते हैं। Conservatism, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual developments to quick change. एक political philosophy है जो simply जोर देती है कि हमारे ट्रेडिशन क्यों जरूरी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना क्यों जरूरी है, कस्टम्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होना चाहिए। जो वहां पे बदलाव आ रहा है उसके साथ में ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। बेसिकली वही कंजर्वेटिज्म कहलाता है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो ये वर्ड जो है ये आपको याद होना चाहिए। आपसे वन वर्ड की तरह या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म, देन यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इट। आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और फिर आपके जो है ये चीज कवर हो जाएगी। तो इससे आपको ये जो आपका टॉपिक है ये भी प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे and we'll continue this topic in tomorrow's class. Until then, please conjure up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead, students. God bless you all. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.